तो एक बार फिर आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनोरंजन भारती न्यूज़ रूम से जुड़ गए हिमांशु शेखर, हमारे सहयोगी संसद मार्ग से हैं। राजीव रंजन भी संसद भवन से जुड़ गए। प्रशांत नेशनल मीडिया सेंटर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक अनवर साहब सांसद कांग्रेस और संजय जायसवाल सांसद बीजेपी और आरती जयरथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। मनोरंजन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, नंबर नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्ष आखिर चुनाव लड़ने पर क्यों आमादा है? क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, इस बार विपक्ष को मालूम है कि जो नंबर जो है कम भले ही है, बहुत कम नहीं है, और जो विपक्ष जो है हर मुद्दे पर अब सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत जो है प्रोटेम स्पीकर के साथ ही हो गया। उन्होंने विपक्ष ने कह दिया था कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। अपने जो पैनल में से जो जितने भी नाम थे वो हटा लिए। अब दूसरा मुद्दा आया अध्यक्ष के चुनाव का। विपक्ष ने कहा या कांग्रेस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर हमारा बना दीजिए। जो मांग नहीं मानी गई, कहा सौदेबाजी नहीं चलेगी, तो एक दलित कार्ड खेला गया। यहाँ पर 8 बार के सांसद के सुरेश को अब जो है उम्मीदवार बना दिया गया। अब ये थोड़ी सी तो दुविधा जो है बाकी दलित सांसदों के दिल में हो सकती है, इसको लेकर के ये कार्ड कांग्रेस ने खेला है। और निश्चित रूप से ये पहला मौका नहीं है। देखिएगा, हर रोज इस तरह के जो हैं दो दो हाथ वाले सीन जो है आपको इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इसमें एक्शन काफ़ी दिखाई देगी। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, ये जो टीएमसी की नाराजगी को लेकर खबरें आ रही थी, इसमें अब बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि टीएमसी ये कह रही थी कि उनसे पूछा नहीं गया और उनसे बात किए बिना ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीएमसी का ये कहना था कि जब के सुरेश का नाम का ऐलान किया गया तो उनकी राय नहीं ली गई। ये बात अभिषेक बनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड जो है मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए की, लेकिन उसके बाद हमारे टीएमसी के नेताओं से बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि फाइनल डिसीजन जो है ममता बनर्जी लेगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं, जो टीएमसी के सूत्र हमें बता रहे हैं, कि वो के सुरेश के साथ खड़े रहेंगे। कम से कम इस मुद्दे को कह सकते हैं कि लगभग सारा विपक्ष एक साथ है। और विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह से सर्वसम्मति की उन्होंने कोशिश की थी और सरकार द्वारा जिस तरह से एक अविश्वास कर सकते हैं या भरोसे की कमी जिसको कह सकते हैं, वो बात को लेकर जिस तरह से बात आगे बढ़ी, विपक्ष का ये कहना था कि हम तैयार हैं, स्पीकर आप किसी को बनाइए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो परंपरा की जो बात होती है आप हमें दीजिए। जब सत्ता पक्ष जब तैयार नहीं हुआ तो विपक्ष के पास अपने कैंडिडेट देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। लोकतंत्र का में महत्व संकेतों का ही होता है। जी, और हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? डिप्टी स्पीकर का पद अगर दे भी दिया जाए विपक्ष को तो क्या परेशानी आ जाएगी? क्योंकि ये तो परंपरा रही है, हमेशा से होता आया है। देखिए, पीयूष गोयल ने आज साफ कर दिया है कि ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, और इसमें सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि 2014 से 2019 की जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा, उसमें जो स्पीकर था वो बीजेपी के नेता थी, और जो डिप्टी स्पीकर थे वो एक घटक दल के ही नेता थे। विपक्ष के किसी सांसद को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। और 2019 से 2024 के बीच में जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो खाली रहा। बार बार विपक्ष की तरफ से 17वीं लोकसभा में भी ये मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना था और वो पद खाली रहा था। तो पीयूष गोयल ने आज ये कहा कि विपक्ष की तरफ से जो ये दलील दी जा रही है कि एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, एक संसदीय परंपरा है कि स्पीकर सत्ताधारी दल का हो और जो विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया जाए, ऐसी कोई कन्वेंशन जो है सिर्फ फिक्स नियम या कायदा, कोई कानून नहीं है जिसके तहत सरकार के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो इसे माने। लेकिन दूसरी तरफ मैंने के सुरेश से भी आज बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्पीकर का चुनाव है वो एक नंबर्स गेम के तौर पर आप ना देखें। ये एक सांकेतिक लड़ाई है, और इस लड़ाई के जरिए हम ये संदेश देश को देना चाहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में ये अधिकार होता है विपक्षी सांसदों के पास भी कि उनका जो कोई सांसद हो वो डिप्टी स्पीकर बने, और जो स्पीकर हो वो सत्ताधारी दल का हो। लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई और हमें मजबूर होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो एक बहुत साफ मैसेज भी देने की कोशिश की है। विपक्ष को पता है उसके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन बहुत साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि ये जो लड़ाई है ये एक सांकेतिक लड़ाई है। और मुझे लगता है 18वीं लोकसभा के तीसरे ही दिन एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी होगा लोकसभा में कल। शक्ति प्रदर्शन होगा। इसी पर प्रशांत के पास जाना चाहूंगा। 293 की संख्या एनडीए की है। खबर आ रही है प्रशांत की वाईएसआरसीपी, जिसके 4 सांसद हैं, वो समर्थन दे सकती है एनडीए का। तो क्या एनडीए की कोशिश होगी इस आंकड़े को 300 के पार दिखाने की? और क्या ये विपक्ष के लिए झटका नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखिलेश, ये मौका मिला है
एनडीए को एक तरह से, जैसा हिमांशु कह रहे थे कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है जिसको हम कॉन्फिडेंस मोशन की तरह देख सकते हैं नई लोकसभा में। और बिल्कुल 300 का आंकड़ा अगर एनडीए पार करती है, वो एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है, साइकोलॉजिकल जो एक आंकड़ा है, वो अगर पार करती है एनडीए, तो ये एक संदेश जाएगा कि सरकार मजबूत है, सरकार स्थिर है। जो आपने टीएमसी की बात पूछी थी, राजीव ने बिल्कुल ठीक कहा। आपसे कुछ देर पहले मैं एक अपडेट दे दूं आपको कि टीएमसी सांसदों की एक बैठक हुई है और उसमें ममता बनर्जी भी उस बैठक में शामिल थी, और उसमें ये तय हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के सुरेश के पक्ष में वोट करेगा। और अब से कुछ देर बाद 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके घर पर सभी विपक्षी नेताओं की बैठक है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की, जिसमें कल का जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा होनी है। उसमें तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधिमंडल जाएगा। तो कोशिश विपक्ष की भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या उसके पक्ष में आए, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस वोट नहीं करती तो बहुत ही बड़ा एक तरह से एम्बैरेसमेंट होता इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत, मनोरंजन, हिमांशु, राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए। आरती जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुना हमारे संवाददाताओं ने जो अपनी बात रखी है, बताया कि किस तरह से पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। विपक्ष चाहता है कि सरकार को परंपरा की याद दिलाई जाए, सरकार कहती है कि विपक्ष उसको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे नतीजा आने के बाद कि देखिए लोकसभा बहुत हंगामादार होगी, इस बार जो है विपक्ष ज़्यादा ताकतवर है, तो पहले और दूसरे दिन ये बिल्कुल सही होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मतलब ये सेशन शुरू होने से पहले ही दिखाई दिया था, जब प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ था। मतलब उसी टाइम से ये झगड़ा शुरू हो रहा है। तो जो संकेत आ रहे हैं वो यही है कि ये पार्लियामेंट सेशन 18वां लोकसभा है, ये तो स्टॉर्मी ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष और एनडीए जो है, रूलिंग पार्टी जो है, ये तो हर हर मुद्दे पे टकराएंगे, हर मुद्दे पे। जैसे आपके मनोरंजन भारती ने कहा, हर मुद्दे पे टकराएंगे। दोनों तरफ से ये कोशिश होगी शक्ति प्रदर्शन की कि हमारे पास कितने एमपीज हैं, तो ये तो चलेगा। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, पीयूष गोयल कहते हैं कि ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है, ऐसे कोई कानून नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। देखिए, परंपरा जो होती है वो लिखा नहीं जाता है, वो किसी किताब में नहीं मिलता है। परंपरा जो होती है मतलब सालों से चली आ रही है, और परंपरा तो यही रही है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को गया है, और ये पैकेज डील होता है। मतलब जब आप सर्वसहमति चाहते हैं स्पीकर के पद के लिए, तो आप पैकेज डील ऑफर करते हैं विपक्ष को कि हम डिप्टी स्पीकर आप चुन सकते हैं। तो जो इनका कहना है कि नहीं, पहले ये करो फिर हम करेंगे, टर्म्स नहीं सेट करो, ये इतना ट्रस्ट डेफिसिट है विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में कि ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे, मतलब ये कैसे मिटाया जाएगा। ये बहुत ही गहरा हो गया है पिछले 10 साल में, और अब तो क्योंकि विपक्ष के पास अब नंबर्स भी हैं, तो ये बहुत ही मतलब साफ नजर आ रहा है कितना ज्यादा है ये ट्रस्ट डेफिसिट। आरती जी, एक बात जो सुबह से कही जा रही है कि चुनाव नहीं होता है, अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार अब ये होगा कि चुनाव होगा स्पीकर के लिए। अगर चुनाव हो भी जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाए चुनाव, तो लोकतंत्र में तो चुनाव होता ही है, नंबर किसके पास कितना है ये तो पता लगना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं तो मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आया ये पूरी कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है। प्रोटेम स्पीकर भी अगर वो के सुरेश को बना देते, प्रोटेम स्पीकर के तो कोई पावर्स ही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का बस 2 ही काम है, एक ओथ दिलवाना और दूसरा स्पीकर के इलेक्शन को ओवरसी करना। अगर अगर एनडीए मोदी सरकार ये पद विपक्ष को दे देती, ए सुरेश को, तो इसमें हर्जा क्या था? मतलब एक तरह से वो एक जेस्चर हो जाता है ऑपोजिशन को, और ऑपोजिशन को कुछ कहने को नहीं रहता, क्योंकि रूलिंग पार्टी की तरफ से ये जेस्चर हो गया है। तो ये मुझे मतलब शुरू से समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखिए, ये लोकसभा जो है ये पिछले 2 लोकसभा के जैसे नहीं है। कोई पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो कुछ काम करना हो तो कंसेंसस से ही हो पाएगा, बातचीत से ही हो पाएगा। तो शुरू से ही झगड़ा करेंगे आपको तो विपक्ष की, फिर जिस तरह से आगे हमने क्या खबर होगा? दी है कि वाईएसआरसीपी जो है आरती जी, वो 4 सांसद उसके वो अब एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे तो जो एनडीए की संख्या थी वो तो उससे ज्यादा उनको ताकत जुटाने की और दिखाने का मौका मिल गया। बिल्कुल,
पर ये YSRCP मेरे ख्याल में इनका जो रणनीति होगी ये बदलता रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वो ऑपोजिशन में है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और चंद्रबाबू टीडीपी की सरकार है, तो वो ऑपोजिशन में है। तो जैसे आज बीजू पटनायक ने भी कहा है अपने एमपीज को, माइंड यू 10 साल से बीजेडी सरकार को मदद करते आ रहा है, पर अब बीजेडी ने ये कहा है कि हम राज्यसभा में ऑपोजिशन के साथ रहेंगे, हम हर हर कदम पे बीजेपी को अपोज करेंगे। तो जो लोकल कंपल्शंस है, जो स्टेट की कंपल्शंस है, मेरे ख्याल में YSRCP जो है आज के दिन में हो सकता है वो स्पीकर को वोट दें, पर आगे जाके उनको रणनीति बदलनी पड़ेगी।